Ideal Portal of Learning. Hi everyone, this is DK. I'm in Dilip Kumar. So welcome to my educational channel Ideal Portal of Learning. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिपल तलाक अधिनियम 2019। तो जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है 2019 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की, उसका ये टॉपिक सेकंड है। टॉपिक 1 मैंने जो है चंद्रयान मिशन 2 एक्सप्लेन करके जो है उसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैंने करवाए थे। तो सेम प्रोसेस मैं यहाँ पर भी फॉलो करूँगा। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, देन मैं इसके जो है क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारी पहली हेडिंग रहेगी ट्रिपल तलाक क्या है, फिर इसके पारित होने की प्रक्रिया क्या है, इसका उल्लंघन करने पर क्या दंड है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे शाहबानो मामला क्या है। तो शुरू करते हैं अपनी पहली हेडिंग के साथ। तो हमारी पहली हेडिंग है ट्रिपल तलाक क्या है। तो ट्रिपल तलाक वह प्रथा है जिसके तहत मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को केवल 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता है। और यह जो प्रथा है ये मुस्लिम समुदाय के बीच, यानी भारत के मुस्लिम समुदाय के बीच क्या है, प्रचलित है, जिनमें से हनफी इस्लामिक स्कूल ऑफ लॉ का पालन करते हैं। तो अगर मैं सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो कहने का मतलब यह है कि दो कपल हैं, अगर उनमें से जो है मेल ने फीमेल को जो है 3 बार क्या कह दिया, तलाक 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 बोल दिया, तो यहाँ से जो है उनका जो रिलेशन है, उनका जो यहाँ से रिलेशन है वो क्या हो जाता है, पूर्णतः ख़त्म हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। तो इसी को जो है भारत सरकार ने 2019 में क्या किया, असंवैधानिक। तो 2017 में जो है घोषित हो गया था, लेकिन इस पर कानून लेकर 2019 में जो एनडीए की सरकार है वो लेकर आई और यहाँ पर उसने बिल पास कराया 2019 में। तो यहाँ पर उसके बाद इस पर कानून बन गया और इसकी सज़ा और दंड का भी प्रावधान रखा गया। तो इसे अब क्या है, असंवैधानिक माना गया है। लेकिन अगर बात करें पड़ोसियों की, तो हमारे जो पड़ोसी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, यहाँ पर चाहे वो इंडोनेशिया हो, यहाँ सभी जो कंट्री हैं यहाँ पर पहले से ये बैन है, ये पहले से ही वहाँ पर बैन है, यानी असंवैधानिक है। लेकिन इंडिया में जो है अभी हाल ही में 2019 में से जो है इस पर नियम लाया गया और 2017 में जो है हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने, पहले तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने जो है इस पर जो है संज्ञान लिया और फिर इसे असंवैधानिक घोषित किया। फिर उसके बाद जो है 2017 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है असंवैधानिक घोषित किया शाहबानो के केस में। तो यहाँ पर जो है कुछ क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। जो मुस्लिम समुदाय है उसमें जो है इस्लामिक कानून के तहत जो है 3 तरह के क्या होते हैं, तलाक होते हैं। जैसे इसमें एक है हसन यानी अहसन और एक हसन। फिर है तलाक़ बिद्दत, तो इसी को क्या कहते हैं, ट्रिपल तलाक कहते हैं। तलाक़ बिद्दत को क्या कहते हैं, ट्रिपल तलाक कहते हैं। और इसी को जो है इंस्टेंट तलाक भी कहते हैं। तलाक़ बिद्दत को इंस्टेंट तलाक भी कहते हैं। अब जो है मेनली यहाँ पर जो है बैन यानी असंवैधानिक किसे ठहराया गया है, तो तलाक़ बिद्दत को असंवैधानिक ठहराया गया है। और बाकी जो 2 तलाक हैं, आहसन और जो है हसन, इन पर कोई भी यानी बैन नहीं है। और ये जो दोनों हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। और ये क्या है, तलाक़ बिद्दत इंस्टेंट है, लेकिन जो आहसन और हसन है इसमें टाइम पीरियड महीने 2 महीने का टाइम दिया जाता है। और ये दोनों रिवर्सिबल होते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ अगर दोबारा रहना चाहें तो रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पर बैन नहीं है। लेकिन तलाक़ बिद्दत पर क्या है, यहाँ पर जो है तलाक़ बिद्दत को भारत में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। तो तलाक़ बिद्दत को क्या दिया गया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। और जो बाकी जो हमारे आसपास के जो 21 कंट्रीज़ हैं उनमें तो ये ऑलरेडी पहले से ही जो है असंवैधानिक यानी बैन है। और ये कुछ जो है अरब कंट्रीज़ में जो है लागू है। अगर बात करें कि पिछले 2 साल में इंडिया में जो है तो 473 मामले इसमें आए हैं। तो ये था ट्रिपल तलाक के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है ट्रिपल तलाक। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप आपको देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जस्ट ये बताया कि कोई भी अगर कपल है तो उसमें जो है जो मेल है उसने फीमेल को 3 बार तलाक तलाक बोल दिया,
तो वहाँ से उनका रिलेशन ख़त्म हो जाता है, यानी डाइवोर्स हो जाता है, यहाँ से उनका क्या हो जाता है, रिलेशन ख़त्म हो जाता है। तो इसी को जो है भारत सरकार ने और जो है भारत की सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, असंवैधानिक घोषित किया है, जिस पर भारत सरकार बिल लेकर आई और जिसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रिपल तलाक अधिनियम कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको देखता हूँ कि पारित होने की इसकी क्या प्रक्रिया रही है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पारित होने की क्या प्रक्रिया रही है। तो इसे जो है लोकसभा में पेश किया गया था 21 जून 2019 को। फिर इसे लोकसभा में जो है पारित किया गया था 25 जून 2019 को। लेकिन फिर ये जो है राज्यसभा में यानी पास नहीं हो पाया। बहुमत ना होने के कारण बीजेपी का राज्यसभा से पास नहीं हुआ। लेकिन फिर इसे जो है 25 जुलाई को जो है 2019 में फिर से जो है इसे लाया गया और ये लोकसभा में 25 जुलाई 2019 को फिर से पास हुआ। फिर जो है राज्यसभा में जो है 30 जुलाई 2019 को आया और वहाँ पर भी क्या हुआ, पास हो गया। फिर उसके बाद जो है 31 जुलाई को जो है राष्ट्रपति द्वारा आश्वासन लिया गया, प्राप्त किया गया और राष्ट्रपति के सिग्नेचर यहाँ से प्राप्त हुए। तो यहाँ पर जो है ये बिल क्या हो गया, संवैधानिक हो गया और ये अधिनियम बन गया। क्योंकि जब तक राष्ट्रपति के शासन जब तक साइन नहीं होंगे तब तक कोई भी जो बिल होता है वो अधिनियम नहीं बनता है। पहले जो है वो बिल ही रहेगा, लेकिन जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है तो वहाँ से वो क्या होता है, अधिनियम बन जाता है। तो इसे 2017 में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है तलाक़ बिद्दत यानी के बारे में 3 तलाक़ को जो है असंवैधानिक कानून यानी गैर कानूनी या फिर असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके 2 साल बाद जो है बिल 2 बार जो है लोकसभा में पारित होने के बाद जो है राज्यसभा में अटक गया था और आम चुनाव के बाद तीसरी बार जो है विधेयक 25 जुलाई को लोकसभा में पारित हुआ और 5 दिन के बाद राज्यसभा में पारित हो गया। तो वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। तो अब देखते हैं जो कोई भी बिल होता है उसको पास होने में क्या प्रोसेस होती है, क्या मैटर को फॉलो किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, उसको सारी प्रोसेस को हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए मुझे जो है एक ब्लैंक पेज पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको समझा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैटर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट। बोला था कि ब्लैंक पेपर में मैं समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक पेपर पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, बट पेन से समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहाँ पे ये पेन मेरा काम नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैटर कहीं से निकाल के आपको समझाने के लिए रखा हुआ है। तो समझते हैं कैसे, कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कोई बिल कैसे पास होता है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए संसद है और संसद के क्या होते हैं, 2 अभिन्न अंग होते हैं। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। यानी संसद के क्या होते हैं, 2 अंग होते हैं और राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधान होता है। और राष्ट्रपति को ही अधिकार होता है दोनों जो लोकसभा है और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का। तो यहाँ पे संसद और संसद के 2 अंग हैं जिसका नाम है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा क्या होता है, ये उच्च सदन है। राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है। और लोकसभा क्या है, ये जो है ये निम्न सदन है। तो आपको ये भी याद रखना है, राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है और लोकसभा क्या है, निम्न सदन है। ये याद रखना है। संसद, अब संसद का है तो संसद का आर्टिकल क्या है, तो संसद और जो है राज्यसभा और लोकसभा तीनों के आर्टिकल याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है, एक नाम याद रखना है, सरला। तो आपको नाम याद रखना है सरला। तो सरला से आप इन तीनों के आर्टिकल जो है याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सा से क्या हो जाएगा, संसद, और संसद का आर्टिकल क्या हो जाएगा, 79। क्या हो जाएगा, 79। और राज्य से क्या हो जाएगा, राज्यसभा, और इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा, इसका आर्टिकल हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा, 80। और जो है ला से क्या हो जाएगा, लोकसभा, और इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा, 81। तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 81। तो आप ये तीनों जो है आर्टिकल एक साथ याद रख सकते हैं। यानी सरला से क्या हो जाएगा, सरला में जो सा है उससे क्या हो जाएगा, संसद, आर्टिकल क्या हो जाएगा 79। और रा से क्या हो जाएगा, राज्यसभा, आर्टिकल क्या होगा 80। और ला से क्या होगा, लोकसभा, और जो इसका आर्टिकल होगा वो हो जाएगा 81। तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा। और बात करें राष्ट्रपति के, जो राष्ट्रपति का आर्टिकल है वो क्या है, तो वो होता है 52। तो राष्ट्रपति का जो आर्टिकल होता है वो होता है 52। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं कि जो बिल है वो कैसे पास होता है और बिल के क्या प्रोसेस है। तो जो बिल होते हैं पहले जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो बिल जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो यहाँ पर जो बिल, एक होता है नॉर्मल बिल जिसे हम साधारण विधेयक कहते हैं। एक होता है धन विधेयक यानी मनी बिल जिसे हम कहते हैं धन विधेयक। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जिसे हम कहते हैं संविधान संशोधन बिल। एक होता है फाइनेंशियल बिल
जिसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल बिल, यानी हम इसे हिंदी में कहते हैं वित्तीय विधेयक, यानी वित्त विधेयक। तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, बिल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि बिल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। अगर बात करें मनी बिल की, तो इसका एक फैक्ट है कि अगर मनी बिल है तो वो सबसे पहले लोकसभा में के पटल पर रखा जाएगा। यानी अगर मनी बिल है तो वो जो है सबसे पहले कहाँ रखा जाएगा, तो लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा। ये एक फैक्ट है। और जो है अगर पावर की बात करें मनी बिल में, तो मनी बिल में जो पावर होती है वो लोकसभा के पास ज़्यादा होती है। यानी अगर कोई भी मनी बिल है और वो पास कराया जा रहा है, तो यहाँ पर जो लोकसभा से अगर वो पास हो गया है, अगर उसे भेज दिया गया है अब किसके पास, राज्यसभा में, तो राज्यसभा में भेजने के बाद वो राज्यसभा से 40 दिन में, यानी 14 डेज यानी 14 दिन में राज्यसभा को पास करना ही होगा। अगर नहीं राज्यसभा पास करती है तो वहाँ से वो जो बिल होगा वो स्वतः क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा, स्वतः ही क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। तो ये जो है मनी बिल के क्या होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। नॉर्मल बिल की बात करें तो ये जो है जो संसद है उसके दोनों सदनों में से किसी एक सदन में भी मतलब पटल पर रखा जा सकता है। उसके बाद कोई भी बिल होता है तो उसे दोनों सदनों में पास होने के बाद जो है राष्ट्रपति के पास क्या भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास जो है हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। और राष्ट्रपति जो है उसको क्या करता है, राष्ट्रपति ही सिग्नेचर करता है, तभी जो है कोई भी बिल क्या होता है, पास होता है। संविधान संशोधन की बिल की बात करें तो यहाँ पर जो पावर होती है वो क्या होती है, पावर यहाँ पर ज़्यादा होती है किसके पास, यहाँ राज्यसभा के पास पावर ज़्यादा होती है। इस मामले में राज्यसभा के पास में क्या होती है, पावर ज़्यादा होती है। तो जब यहाँ पर राज्यसभा में जो पावर है ज़्यादा होती है, तो राज्यसभा में जो है अगर ये बिल नहीं पास होगा तो फिर इसे पास नहीं माना जाएगा। लोकसभा में चाहे पास हो जाए, लेकिन अगर राज्यसभा में पास नहीं है तो इसे पास नहीं माना जाएगा। और फाइनेंशियल बिल की बात करें तो ये भी क्या होता है, एक वित्तीय बिल होता है। मतलब मनी बिल जो होता है उसमें जो है बाकी जो बिल होते हैं, फाइनेंशियल बिल की बात करें तो ये जो है वित्तीय जो खर्चे होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। मनी बिल को, जितने भी मनी बिल हैं उनको छोड़कर जितने भी पैसे से रिलेटेड जो बिल होते हैं वो सारे जो है फाइनेंशियल बिल के अंदर आते हैं। तो ये जो है क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर जो है जो बिल होता है वो इस प्रकार कुछ पास किया जाता है। तो आगे देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो है सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है मैक्सिमम वो कितनी है, 250। तो यहाँ लिखते कम बनता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मैटर निकाला था। तो 550 क्या होती है, इसमें नंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। अब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में टोटल अगर सबसे ज़्यादा अगर अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सदस्यों की, तो वो हो सकती है 552। वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है 545। वर्तमान में कितनी है, 545। ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट, अगर राज्यसभा और लोकसभा के जो है अध्यक्ष की बात करें प्रेजेंट यानी वर्तमान टाइम में कौन है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है, ओम बिरला हैं। कौन है, ओम बिरला हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो वर्तमान में जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो है ओम बिरला। अब बात करें राज्यसभा के अध्यक्ष, तो राज्यसभा का अध्यक्ष वही होता है जो उपराष्ट्रपति होता है, उसी को क्या कहते हैं, सभापति कहते हैं। तो जो सभापति होता है उसी को क्या कहते हैं, हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वेंकैया नायडू जो है वर्तमान में क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। तो वेंकैया नायडू क्या हो जाएंगे, राज्यसभा के सभापति। तो यहाँ पर जो है लोकसभा के कौन है, तो ओम बिरला है, और जो है राज्यसभा के कौन है, तो जो है वेंकैया नायडू हैं। अधिकतम संख्या मैंने बताई है कितनी होती है लोकसभा में, तो 52 होती है। वास्तविक जो है वर्तमान में यानी कितनी है, 545 है। अब जो है इसमें से निर्वाचित कैसे होते हैं और कितने कहाँ से निर्वाचित होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इधर लिखा हुआ है, तो वर्तमान में जो निर्वाचित होते हैं दो जो है जो लोकसभा है उसमें दो जो है एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किए जाते हैं 2। और बाकी के जो होते हैं वो राज्यों से और जो है केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। अगर बात करें राज्यसभा के वर्तमान में, तो राज्यसभा में जो वर्तमान में स्थिति है उसकी बात करते हैं। तो राज्यसभा में वर्तमान में जो संख्या है वो है सदस्यों की 245। तो यहाँ पर 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 233 क्या किया जाता है, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। जितने भी फैक्ट बताए हैं इसमें सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा थर्ड, उसमें मैं
आर्टिकल जो है 370 जब एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें मैं कई सारे जो आर्टिकल हैं उनको वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, तो वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप मेरे उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए, वो जल्दी ही आने वाला है। तो इसके क्वेश्चन आंसर करवाने के बाद वही वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो उसमें आपको मैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स को क्या कर दूँगा, क्लियर कर दूँगा। तो बढ़ते हैं आगे, हमारे इसी टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आगे हम जानते हैं, तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि मुस्लिम महिला अधिनियम, तो यानी MWA के आधार पर चुनौती दी गई कि इसमें अनुच्छेद 21-15 के तहत समानता के अधिकार के साथ साथ अनुच्छेद 21 तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। यानी जो आर्टिकल है 21 और 15 के तहत क्या है, समानता का अधिकार है, तो इसके साथ साथ और अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन का अधिकार का उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसके तहत जो है मुस्लिम महिलाएं कहाँ पे गई थी, तो मुस्लिम महिलाएं जो है कोर्ट गई थी। इन्हीं को आधार बनाते हुए मुस्लिम महिलाएं कहाँ गई थी, कोर्ट गई थी। तो अगले जो वीडियो मैंने बताया है उस वीडियो में मैं इन सारे आर्टिकल को क्या करूँगा, क्लियर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी लॉन्ग हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, उल्लंघन के बारे में जानते हैं। अगर इसका कोई भी उल्लंघन करता है तो उसमें उसको दंड क्या दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, 3 तलाक के मामले में दंडनीय अपराध माना गया है, अगर करता हुआ पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसको जो है 3 साल की क्या हो जाएगी, सज़ा हो सकती है। 3 साल तक की क्या हो सकती है, सज़ा हो सकती है। अगर बात करें तो यह इसमें आपको बेल नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है, यहाँ अगर आपको यहाँ उठाया गया, पकड़ा गया, तो आपको बेल नहीं मिलने वाली। कहाँ से, पुलिस स्टेशन से। आपको बेल कहाँ से मिलेगी, तो आपको बेल मिलेगी मजिस्ट्रेट के पास से। और मजिस्ट्रेट कब देगा बेल, जब तक वह क्या करेगा, जो पीड़िता है उसके पक्ष को सुन नहीं लेता, तब तक जो है जमानत का अधिकार नहीं होगा। यानी जमानत तब तक नहीं मिलेगी जब तक पीड़ित का जो है मामला सुन नहीं लिया जाता। अगर पीड़ित चाहे तो वो जो मामला है उसको वहीं पर रफा दफा करा सकती है। तो ये जो मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे मीडिएटर का काम करेगा, और जो है दोनों लोगों को अगर जो है सुलह करना है तो वो करवाएगा। लेकिन दोनों के पक्ष जो है सुनने के बाद जो है जो भी प्रोसेस फॉलो करना होगा वो करेगा। यानी मजिस्ट्रेट को यहाँ अधिक क्या है, अधिकार प्राप्त हैं। और जो है बात करें तो मुकदमे से पहले जो है पीड़ित का पक्ष सुनकर मजिस्ट्रेट आरोपित को जमानत दे सकता है। तो यानी मजिस्ट्रेट जो है, मैंने बताया, उसको दे सकता है जमानत, तब मिलेगी जब उसको क्या कर सकता है, जब उसकी बात को सुन सकता है, सुनने के बाद। तो अब आगे बात करते हैं, पीड़ित उसके रक्त संबंधी और विवाह से बने उसके संबंधी ही पुलिस में प्राथमिकता दर्ज करा सकते हैं। तो जो पीड़िता से संबंधित लोग हैं वही क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो पत्नी और पति के जो बच्चे होंगे उनके जो ख्याल रखना होगा, उसके लिए जो फंड होगा, जो भी मतलब पैसे होंगे, वो क्या करने होंगे, वो जो मेल है उसी को पे करने होंगे, उसी को क्या करने होंगे, पे करने होंगे। तो एक बार 3 तलाक की पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट द्वारा तय किए गए मुआवजे की भी हकदार होगी। यानी जो मुआवजा मजिस्ट्रेट तय कर देगा उसको आपको देना पड़ेगा, और उसकी हकदार कौन होगी, वो महिला होगी। यानी मुआवजा आपको देना पड़ेगा, जो भी पुरुष होगा उसको क्या होगा, मुआवजा देना होगा। इस विधेयक की धारा 3 के अनुसार लिखित या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विधि से एक साथ 3 तलाक कहने अवैध तथा गैर कानूनी होगा। यानी जो है धारा 3 के अनुसार जो है, अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यानी व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक वगैरह पे लिखकर आपको सेंड करता है, या फिर पत्र लिखकर सेंड करता है, और उसमें आपको 3 बार जो है तलाक बोलता है, तब भी क्या होगा, वो गैर कानूनी ही माना जाएगा। तब भी क्या होगा, वो गैर कानूनी ही माना जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्ट जान लिए हैं। अब जानते हैं क्या था शाहबानो मामला। तो शाहबानो जो मामला था उसके बारे में अब यहाँ पे समझते हैं। तो शाहबानो जो है, ये जो है 1978 में एक जो है मुस्लिम महिला शाहबानो ने अदालत में एक क्या की थी, याचिका दायर की थी। क्या की थी, याचिका दायर की थी। उसने जो है अपने पति के रखरखाव की मांग की थी, पति से क्या की थी, रखरखाव की मांग की थी, यानी अपने और अपने बच्चों की, जिसने उसे तलाक के प्रावधान के माध्यम से तलाक दिया था। तलाक के प्रावधान से क्या दिया था, उसको तलाक दिया था। फिर जो है 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता जो धारा 123 थी, उसके तहत शाहबानो ने अपने और अपने बच्चों के लिए जो भरण पोषण का दावा दायर किया था। यानी जो 1973 का जो दंड प्रक्रिया धारा संहिता है, उसी के द्वारा जो है 123 के तहत उसने क्या किया था, उन्होंने जो है क्या किया था, ये मुकदमा दायर किया था।
तो यहाँ पर जो है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी का के धर्म का इस बात पर कोई असर नहीं है, यानी पत्नी के जो धर्म है उस पर इसका कोई असर नहीं है कि तलाक के बाद पति पत्नी और बच्चे हैं या बच्चों हैं के रखरखाव प्रदान करना है। यह साहबानों को रखरखाव के लिए आदेश दिए गए हैं, यानी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस मामले को जो है मील का पत्थर माना गया, और क्योंकि यह व्यक्तिगत कानून की व्याख्या के आधार पर मामलों को तय करने के लिए की सामान्यतः प्रथा से एक कदम आगे और था, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की आवश्यकता पर भी पिघल गया था। तो यहाँ पर जितने भी मैंने फैक्ट थे वो सारे जितने बताने थे वो मैंने बता दिए हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आई एम बैक विथ न्यू वीडियो।